देखिए, इस क्लास में हम एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सभी मिक्स क्वेश्चन हैं, ठीक है। सभी चैप्टर को कवर करते हुए हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है आपसे कि एक क्लास है जिसमें आपके पास 50 स्टूडेंट का ये डाटा दिया हुआ है। उनके जो गणित के प्राप्तांक हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं नीचे। अब ये क्या है कि इंटरवल है, 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया। तो इस फ्रीक्वेंसी में ये आपके पास फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कितने स्टूडेंट हैं। इनका टोटल करोगे, आपके पास 50 दे रखा है, ये 50। तो ये टोटल स्टूडेंट का डाटा है। तो 0 से 10 के बीच में 2 स्टूडेंट हैं, 10 से 20 के बीच में 11 हैं, 20 से 30 के बीच में 28, इस तरीके से है। और आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू मीन की, ठीक है। मीन आपको स्कोर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए, अगर डाटा सिंपल वाला होता है, जैसे कि आपके पास ऐसे लिखा होता है कि 5 की रिपीटेशन 2 बार है और आगे नेक्स्ट लिखा होता है 10 की रिपीटेशन 11 बार, तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपके पास एफ हो जाता है, ये एक्स हो जाता है। तो फॉर्मूला कौन सा लगा देते हैं आप, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये एक मीन का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे जो डाटा है वो ग्रुप करके दे रखा है। तो अब क्या करोगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इसकी मिड वैल्यू देखेंगे हम। इंटरवल बिल्कुल सेम का चल रहा है, देखो यहाँ पे डिफरेंस 10 का है, यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 10 का। तो इसकी मिड की वैल्यू निकाल लेंगे सभी की। तो आपने कहा यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 5, यहाँ पे हो जाएगी आपके पास 15, और यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू 25, और यहाँ हो जाएगी आपके पास 35, और ये हो जाएगी 45। अब वैल्यू आपको ये मान के करना है कैलकुलेशन। ये 5 है जो रिपीटेशन हुआ है इसका 2 बार। तो आपके पास पहला डाटा आ जाएगा वो सिग्मा एफ एक्स का, वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 प्लस 15 इंटू 11 आपको होगी 165, 165। 25 इंटू 28 करोगे, 25 अंठे 220, और 25 दोनों 50, और ये 70 हो जाएगा। 35 इंटू 6 करोगे, 35 इंटू 3 किया आपने तो 105 होता है, और ये 210 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 45 इंटू 3 करोगे, 45 90, 135, ये 135 हो रहा है। सबको ऐड कर लो, आपने ऐड किया, 5 5 10, और 2 6 8, और 8 4 12, 2 12 1 हो जाएगा, 2 7 और 9, 9 और 3 12, ये आपके पास 1220 आ रहा है, ठीक है। सबको ऐड करने पर 1220 बन रहा है। ये 1220 है क्या, आपके पास वैल्यू आई है वो सिग्मा एफ एक्स की आई है। सिग्मा एफ आपको पता है, ये टोटल इनका करोगे, आपके पास 50 स्टूडेंट दे रखा है। ऐड भी कर सकते हो, बाकी डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है। 50 से डिवाइड करना है। अब देखिए, नीचे 50 से डिवाइड करना हो या 5 से डिवाइड करना हो, ये चीज़ आप पहले सीख चुके हो। क्या करते हो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर जस्ट क्या हो जाएगा, आप कहोगे 24.4 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 10 बन जाएगा, इसलिए पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। तो 24.4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको बोला है कि एक 32 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर डायमेंशन है जिसकी एक स्क्वायर है। जो साइड है 3 सेंटीमीटर का, कट किया जाता है फ्रॉम चारों कॉर्नर से इसके। ये आपके पास कोई रेक्टेंगुलर सीट है, इसमें से क्या मामला है इसका कि ये 32 है और ये आपके पास 18 है। अब यहाँ पे कट लगाए जाते हैं 3 सेंटीमीटर के, चारों तरफ लगा दिए यहाँ पे कट, 4 कट लगा दिए। अब आपसे बोला है कि इसके बाद में इस कट को तो यहाँ पे हटा दिया, सबको हटा दिया। अब इसको फिर फोल्ड करके एक बक्सा बना दिया जाता है, ठीक है, बॉक्स बना दिया। अब बॉक्स बनाया, उस बॉक्स का आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही है, ये जो है ना इतनी, ये वाला पोर्शन, ये इसकी हाइट बन जाएगी नहीं बन जाएगा। तो इसको फोल्ड करेंगे तो एच की वैल्यू तो 3 आ जाएगी। इतनी बात तो क्लियर है। अब देखिए, ये टोटल 18 था, इसमें से ये 3 इधर चला गया, 3 इधर चला गया, तो कितना बच गया आपको, अभी 12 बच गया। ये ऐसे ये 32 पहले था, इसमें से 3 इधर चला गया, 3 इधर चला जाएगा, 6 जाएगा, तो 26 बच जाएगा। तो अब देखिए बचा क्या आपके पास, 32 में से आप 6 माइनस करोगे तो 26 बन जाएगा। ऐसे ही 18 में से 6 माइनस करोगे, आपके पास 12 बच जाएगा, और हाइट इसका 3 हो जाएगा। तो ये LBH आ गया आपके पास, और LBH ही क्या होता है आपके पास, वॉल्यूम होता है। मल्टीप्लाई कर लो सभी का, 12 3 36, तो 26 है, उसको 36 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर लो। 6 6 36, 3 और 6 दूनी 12, और 6 3 18, ठीक है। 12 18 कितना हो जाएगा, 30, 3 आपके पास 33, 3 और 3 दूनी 6, 3 9, 936, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपको, ठीक। समझ में आया, आगे बढ़े। ये वाला देखो, आपसे बोला है कि एयर है जो पंप की जाती है, कि स्फेरिकल बैलून है, और इसका जो रेडियस है वो 7 से 14 सेंटीमीटर बन जाता है, ठीक है। पहले कम था, इसके बाद हम जैसे इसमें एयर फिल किया तो ये बढ़ गया।
आपसे बोला कि वॉल्यूम है जो इसका और पहले वाले का, दोनों का आपको बताना है कि दोनों कंडीशन में उसका रेशो बताना है कि किस तरीके से चेंज होगा। ध्यान रखिए, समझिए चीज़ों को। जो आपके पास नॉर्मल जो डायमेंशन होती है, रेडियस की हो गई, इसकी जो डायमेंशन होती है 1 यूनिट होती है, जैसे कि इसमें सेंटीमीटर लगा होता है। वॉल्यूम पे जब आप चलते हो तो वॉल्यूम में क्या हो जाता है कि जो भी डायमेंशन आपके पास, ये आपके पास विमाएँ हैं, तो इसमें बात करूँ यूनिट है, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपको जो पर्टिकुलर डायमेंशन दे रखी है उसका क्यूब करना रहता है। तो 7 से 14 हो गया, तो मुझे बताओ कितना हो गया ये। आप कहोगे पहले 7 था फिर 14 हो गया है। तो रेशियो यहाँ पे बताओ रेडियस का है, वो आप कहोगे 1:2 का है। अगर वॉल्यूम की बात करूँगा तो इसका क्यूब कर दूंगा, तो इसका क्यूब किया 1, इसका क्यूब किया आपके पास 8 हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा सीधा सीधा 1:8। अब देखिए यहाँ पे आपको उस तरीके से नहीं चलना, किस तरीके से आप कहीं एक्चुअल वॉल्यूम निकालने लग जाओ 4/3 पाई हर क्यूब से, ठीक है। फिर पहले वाला 7 रख के निकालो, फिर 14 रख के निकालो, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको जब रेशियो पे ही बात करनी है तो आप सिंपल रेडियस के टर्म में ही बात करोगे। भले ही रेडियस की वैल्यू कुछ भी दे दे, आपको पॉइंटों में भी दे दे, कैसे भी दे दे, आपको सिंपल एक रेशियो निकाल लेना है रेडियस का, R1 और R2 का। जो रेशियो आएगा उससे अगर वॉल्यूम की बात कर रहा है तो क्यूब कर देना है। अगर आपके पास इस जो है एरिया की बात करें, किसकी बात करें, एरिया, तो फिर क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो फिर उस वाले केस में क्या आंसर हो जाता है, 1:4 का हो जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको बोला है कि एक एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है 336। आगे बोला है कि परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए गए हैं इसके एक डायगोनल पर दोनों अपोजिट वर्टेक्स से वो 16 मीटर और 12 मीटर हैं। तो आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है इस पर्टिकुलर डायगोनल की। केस क्या है, देखो समझिए, मामला ये है कि यहाँ से एक डायगोनल ये है, अब इससे एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे डाला, इस शीर्ष से एक परपेंडिकुलर ये डाला इस वर्टेक्स से, ठीक है। तो इन दोनों परपेंडिकुलर की डिस्टेंस आपको दे रखी है कि कितनी कितनी लंबाई है इनकी। तो लंबाई के बारे में बात करूँ, एक 16 है तो एक 12 है। और ये जो कंप्लीट डायगोनल है इसको नाम दे दूँ क्या मैं, ABCD। तो आपको है ना ओवरऑल BD की लंबाई निकालनी है। बात समझ में आ रही है आपको। एरिया भी आपको दे रखा है। तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे ये है, फॉर्मूला तो आपको पता है कि ये जो मामला है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये एक ट्राइंगल हो जाएगा। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हो, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट डिवाइड बाई 2। मतलब कहने का मतलब क्या है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऐसे ही तो करते हो आप एरिया निकालने के लिए। अब यहाँ पे 2 ट्राइंगल है तो दोनों को जोड़ दिया है, तो बेसिकली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/2 परपेंडिकुलर दोनों का टोटल आ जाएगा P1 + P2 इंटू आपके पास एक डायगोनल है जो ये है कॉमन वाला, इसकी लंबाई, यहाँ पे BD है तो BD। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या है कि विकर्ण, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपके साथ पहले भी एक रिवीजन क्लास थी उसमें डिस्कस किया है ऑलरेडी, तो वहाँ पे कोई आपको डाउट नहीं है इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग। तो ओवरऑल मैं इसको कैसे लिखूँगा, दोनों परपेंडिकुलर का टोटल आप कहोगे, दोनों को जोड़ा तो 28 बन रहा है, इनटू डायगोनल, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 336 इसके इक्वल हो जाएगा। काट लो इसको 2 से 14 बार, 14 से इसको काटेंगे, 14 दूना 28, 5 बनेगा, 14 चौके 56, तो 24 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले सवाल में देखिए, आपको क्या बोला है, K+1/K = 2, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए मैंने पहले बताया था कि जब आपके पास K+1/K कितना दे रखा हो, ±2 दे रखा हो, तो ये स्पेशल केस है। इसमें क्या होता है कि K की वैल्यू सेम रहती है, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर प्लस वाला केस है, ठीक है, अगर प्लस वाला केस 2 दे रखा है तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर माइनस वाला केस दे रखा है, -2 दे रखा है ये, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे प्लस की वैल्यू 2 दे रखी है तो K की वैल्यू सिंपल क्या रखोगे आप, 1 रख दोगे। देखो 1 पे सेटिस्फाई भी हो रहा है, 1 + 1 = 2। तो सिंपल से ये ध्यान रखना है, फिर आगे कुछ भी पूछे आपसे वो इजीली निकाल लोगे, आपके पास K पता चल गया तो। 8 × 1 × 1 × 1, तो सब कुछ मिला के 8 आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई। बस ये पहचानना है कि यहाँ पे K की वैल्यू क्या आएगी। इसके बाद में ये वाला देखिए, बोला है कि यदि x+2 और x-3 जो हैं इस पर्टिकुलर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के गुणज हैं, ठीक है, इसके फैक्टर हैं, कहने का मतलब है। तो ओवरऑल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही निकालनी है आपको। तो यहाँ पे जो K1 और K2 अननोन है ये आपको फाइंड आउट करने हैं। तो याद करो रिवीजन वाली क्लास, उसमें मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी आपके साथ
कि जैसे कोई इक्वेशन है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इसके जो आपके पास मूल होते हैं, ठीक है, रूट होते हैं, वो क्या होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होते हैं सी अपॉन ए। ये बात आपको क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है आपको किस तरीके से चल रही है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज आप पुट करिए। तो सबसे पहले बातें किस तरीके से चलने वाली हैं, तो मैं एक चीज़ बोलूँ आपसे कि अल्फ़ा बीटा मुझे बताओ कि क्या होंगे। देखो यहाँ पे जो ये है ना, एक्स की वैल्यू कितनी है, इनको इक्वल जीरो के करना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू -2 और एक्स की वैल्यू 3, ठीक है। तो ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई है कि नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई है। तो अभी जो हमने पढ़ा था उसमें रख देते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब इन दोनों का टोटल आपको हो गए 3, और ये प्लस दोनों का टोटल किया तो 1 आ रहा है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, k1 अपॉन 1, तो k1 अपॉन 1, तो k1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या था बेसिकली, यहाँ पे मैंने बताया था क्या आएगा, ये जो अब याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा है वो आपके पास आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा है वो आपके पास आ जाएगा सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा बीटा मैंने अभी बताया था आपके पास, एक तो हो जाएगा -2, एक आ जाएगा 3, दोनों को ऐड किया आपको हो गया 1 आ रहा है, और माइनस बी, इसमें देखो k1 है वो आपके पास b की वैल्यू है, तो -k1 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, -k1 अपॉन ए। जो a है वो यहाँ पे इसको इससे कंपेयर करोगे x² प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू तो 1 है, तो 1 रख दोगे आप, तो k1 की वैल्यू क्या आ रही है, -1। तो इन दोनों में से ऑप्शन में से कोई आंसर होगा, ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरा देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करो, आप कहोगे -6 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए क्या है आपके पास, सी यहाँ पे देखो k2, तो k2 अपॉन 1, तो k2 बराबर -1 -6, तो दोनों वैल्यू हैं वो माइनस माइनस आने वाली है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ये बात आपको समझ में आई किस तरीके से चल रही है। इसके बाद में ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये आसान सवाल है, इसमें सिंपल से एक चीज़ आपको देखनी है, क्या है कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। क्या होता है कि a² माइनस b², यहाँ पे देखना है इसको थोड़ा गौर से। ऐसा सवाल आपका CGL के Tier 1 में भी रिपीट हुआ था, मेंस में भी पूछा गया है, तो कई बार ये रिपीट हुआ है इस कंसेप्ट पे। तो उसमें आपके स्टेटमेंट में पूछा गया था, ठीक है। CGL में से कई शिफ्टों में पूछा गया, प्री की शिफ्टों में पूछा गया, जो दिसंबर महीने में हुई थी एग्ज़ाम आपकी। तो करने क्या है इसमें, सिंपल कुछ नहीं, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करो, आपको हो गई, ये बन रहा है आपके पास 36 माइनस 36 p², इस पूरी टर्म को a मान लो, इसको हम b मान लो, और माइनस 49 q², ठीक है, इतनी बात बन गई। इसके बाद में फर्दर क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करना है इस वाली वैल्यू से, ये माइनस वाली आ गई, अभी ये वाली टर्म ए प्लस बी वाली हो गई, ठीक है, और ए माइनस बी वाली, और ये ए प्लस बी वाली हो गई, मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल सा आपको ये चीज़ पता भी है कि 7 की पावर 4 आप निकालते हो 2401 होता है, बाकी आपको नहीं पता, बाकी यहाँ पे दिख भी जाएगा, ऑप्शन के थ्रू देखोगे कि 2401 आ रहा है, 2401 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो माइनस आ रहा था, -36 p² माइनस 49 q², और इसको मल्टीप्लाई कितने से करना था, यहाँ पे ये प्लस वाली टर्म से p² प्लस 49 q², ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया 36 तो आप लोगों के 1296 बन रहा है ये, और p की पावर 4 बन जाएगा। ऐसे ही फिर अब प्लस, ये प्लस वाली टर्म है, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, और ये 49 के पावर 2 या फिर 7 की पावर 4, एक ही बात है, आप जानते हो, ये याद रख लो आप, 2401 होता है, ठीक है। q की पावर 4 ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। देखो आपको कुछ कुछ टर्म है जो याद रख लेंगे, काम आती हैं, 7 की पावर 4 डायरेक्ट याद रख लो, 2401 होता है, ठीक है, काम आएगा ये बहुत आपके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए आपको चाहिए होगा x प्लस 1/x। ये कहाँ से आएगा, वही यहाँ से आएगा, इसमें x² का भाग दो, आपने भाग दिया तो क्या बन गया आपके पास, x² प्लस 1/x, यहाँ से 142 बनेगा, तो इसको दूसरी साइड लेके जा रहा हूँ मैं, 142 इधर बन गया, ठीक है। तो इधर भी 2 ऐड किया मैंने, इधर भी 2 ऐड कर दिया, तो ये 144 हो गया। इधर x² प्लस ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन गया, तो ये बेसिकली 12 का स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x प्लस 1/x बराबर 12।
अब देखिए ये वाली वैल्यू आपको पता चल गई है, तो x प्लस 1/x जैसे पता चल गया आपके पास 12 है, तो ये क्यूब वाली निकालनी है आपको। तो क्या हो जाएगा, ये 12 का क्यूब करो -3 टाइम्स इंटू 12, तो 12 का क्यूब क्या होता है 1728, इसमें से 36 माइनस कर देना है। कितना माइनस कर देना है 36, तो माइनस कर दो, ये 2 बन जाएगा, ये आपके पास 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 1692। ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। समुद्र तल से 42 सेंटीमीटर ऊपर एक प्रकाश स्तंभ यानी लाइट हाउस है कि शीर्ष से अवलोकन करने पर, यहीं से देख रहे हैं, ठीक है, इसकी ओर सीधे आ रहे एक जहाज का अवनमन कोण, जो आप बोलोगे जिसको एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, जो बदल जाता है 30 डिग्री से 45 डिग्री। आपको बोला है कि इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है, इतनी चल ली है इतने टाइम में, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात ये हो रही है, देखो यहाँ पे कोई एक जहाज़ था, ये अभी इसकी ओर बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो दूर रहता है तो एंगल आपके पास छोटा बनेगा, ये 30 डिग्री, और जैसे जैसे इसके पास आता जाएगा एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक है, 45। तो यहाँ से यहाँ चला है ना, ये आपको डिस्टेंस पता करनी है, ये वाली। इसके साथ साथ ये वाली डिस्टेंस आपको दे रखी है 42। इतनी बात समझ में आ गई। देखो ये 30 डिग्री के सामने की भुजा है 42, तो इसको कंप्लीट में बता सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल, तो ये कितनी हो जाएगी 42√3, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको, ये 42√3 हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल 60 डिग्री के सामने वाला है। 45 के सामने की भुजा 42 है, तो ये भी 45 डिग्री होगा, इसके सामने की भुजा ये वाली 42 हो जाएगी। तो इसमें से ये माइनस करना है, तो आप क्या कहोगे 42 कॉमन ले लो, आंसर क्या आ जाएगा √3 - 1, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपको, पहला ही ऑप्शन दे रखा है, ये करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद में देखिए ये वाला 1 + 10 10 डिग्री, 1 + 10 35 डिग्री। आपको पता है कि 10 डिग्री भी नहीं पता, 35 डिग्री भी नहीं पता, तो क्या करेंगे। मैंने बताया था कि एक ऐसा सवाल कि 1 + 10a और मल्टीप्लाई में 1 + 10b, रिवीजन वाली क्लास में भी बताया था, ठीक है, 1 + 10b। और ये आपके पास 2 के इक्वल होता है, कब होता है, जब a + b है वो 45 डिग्री हो जाए, ठीक है, 45 डिग्री। डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो आप डायरेक्ट टिक कर दोगे, ठीक है। याद भी नहीं है तो थोड़ा सा कैसे कर सकते हो उसको, जैसे इसको मैंने 10 डिग्री है, इसको मैंने क्या किया, देखो दोनों एंगल का टोटल आपके पास 45 डिग्री दे रखा है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको अगर 0 डिग्री बना लो आप, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो भले ही कि 10 0 डिग्री, ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा 1 + 10 45 डिग्री। तो ऐसे भी सोचा जा सकता है, ये एक तरीका है क्वेश्चंस को देखने का। तो आप कोई कंडीशन वायलेट नहीं करोगे तो ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि ये कैसे कर दिया, ये 0 डिग्री कैसे कर दिया, ये 45 डिग्री कैसे कर दिया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि जब आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरीके से हो तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो, उसमें वैल्यूज इंटरचेंज इस तरीके से कर सकते हो। सम आपका टोटल 45 अभी भी है, तो वो चीज़ें बदलती नहीं है यहाँ पे, ये इसकी खास बात है, ऐसे भी आप सोच के आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ये तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, 0 + 1 तो ये तो 1 हो जाएगा, अगेन ये वाला 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास अभी भी आंसर 2 ही आने वाला है, ठीक है। बाकी आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो अब से, इन दो एंगल का जो टोटल है वो कितना हो जाए आपके पास, a + b बराबर कितना हो जाए 45 डिग्री हो जाए, तो इसका ओवरऑल जो आंसर होता है वो 2 के इक्वल होता है, ठीक है। आगे से ध्यान रख लो, ये वाला देखो संख्या है m, जिसको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपके पास कितना बचता है 6 बचता है। ये m है, ये 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपके पास कितना बच रहा है 6। आगे बोला है कि इस m के वर्ग को, ठीक है, स्क्वायर कर दिया, उसको 7 से डिवाइड कर रहे तो इसके पर कितना बचेगा। देखिए जो आपके पास रिमाइंडर बच रहा है ना, अब जो भी ऑपरेशन आप एक्चुअल नंबर के साथ करोगे ना, एक्चुअल नंबर के साथ, वही ऑपरेशन सभी चीज़ें रिमाइंडर के साथ भी होने वाली हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर भी ऐसे ही बदलेगा, आपको अब रिमाइंडर पे ही काम करना है आपको। अगर रिमाइंडर ये बोल दे कि उस नंबर को 20 से गुना किया जाता है, ठीक है, 20 गुना किया जाता है उस नंबर का, तो आपको उस नंबर को 20 गुना करना है, तो ऐसे ही मतलब सिंपल उस रिमाइंडर को 20 गुना कर देना है, ठीक है। या उस नंबर को 20 से डिवाइड किया जाता है, तो उस नंबर को करना है मतलब उस रिमाइंडर को डिवाइड करना है। तो सिंपल जो भी ऑपरेशन इस नंबर पे होगी वो सभी ऑपरेशन इस रिमाइंडर पर भी होने वाली है, ठीक है। तो अब उस नंबर का स्क्वायर किया है तो आपको रिमाइंडर का भी स्क्वायर कर दो, रिमाइंडर का स्क्वायर किया तो अभी रिमाइंडर कितना बन जाएगा 36। अभी 7 से डिवाइड करोगे
तो अभी कितना बचेगा, देखो इसको डिवाइड करना है आपको रिमाइंडर को ही, तो 5 बार तो चला जाएगा 35, एक रिमाइंडर बचेगा अगेन। तो अभी फिलहाल जो रिमाइंडर बचने वाला है वो कितना हो जाएगा, आंसर आपका 1। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, आगे से ध्यान रखोगे इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, चीनी के 700 ग्राम जो विलियन है उसमें चीनी की जो मात्रा वो 60% है। विलियन में चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए कितनी और चीनी मिलानी पड़ेगी। देखिए ऐसे सवालों में हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो उस पर करते हैं जिसकी क्वांटिटी बिल्कुल सेम रह रही है, जो बदल नहीं रहा है। आप मुझे बताओ इसमें क्या कर रहे हैं, हम चीनी को ही मिला रहे हैं, यही तो बोला है सवाल ने कि चीनी की मात्रा इतनी करने के लिए कितनी और चीनी मिलानी होगी, चीनी और मिला रहे हैं। लेकिन उसमें जो पहले पानी था या जिस भी मिक्सचर के साथ ये बनाई गई है, ठीक है, चीनी का घोल बनाया गया है, विलियन बनाया गया है, चीनी के साथ बनाया गया, सॉरी पानी के साथ बनाया या दूध के साथ, जिसकी चीज़ के साथ बनाया गया है तो वो कांस्टेंट है, तो उसी पे कैलकुलेशन करते हैं हम। तो कैसे, देखो 700 ग्राम का 60% चीनी है, तो बाकी का कितना 40% कौन बच जाएगा, वो बाकी की जो चीज़ है जिसके साथ ये बनाया गया है मिक्सचर, ठीक है, तो 40%। अब बाद में भी वो सेम ही रहने वाला है। तो बाद में क्या मामला हुआ है, आपने क्या है कि 700 ग्राम में कुछ चीनी मिला दी है, मान लो x मिला दिया है, ठीक है। अभी कितना हो गया, 75% चीनी हो गई है, तो वो मिक्सचर कितना हो गया होगा, जो पानी कितना हो गया होगा, अब बताइए आपको 25% हो गया होगा। ठीक है, बस इतना सा सोचना है इसमें। ये 100 से ये 100 चला जाएगा, इस 25 से काट लो, 25 से ये 100 है तो ये 4 बार जाएगा, और ये 7 चौके 28, तो ओवरऑल 28 बार जाएगी। ठीक है, 28 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना जाएगा, ये बताइए आप मुझे। 28 को 4 से करोगे 25 होगा, ठीक है, ये सही किया ना आपने कैलकुलेशन, कोई गड़बड़ तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको हो गया कि 28 को 4 से 56, 56 का 112, 1120, 1120 में से आप माइनस कर दोगे यहाँ पे 700, तो बताइए मुझे कितना बनेगा, 0, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और 11 में से ये तो 400, तो 420 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 500 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखकर एक चोर है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने लगता है। ठीक है, तो इतने डिस्टेंस पे इसने देखा तो चोर भागने लग गया, और पुलिसकर्मी भी उसके पीछे भागेगा, थोड़ी स्पीड ज़्यादा होती है पुलिसकर्मी की, तो चोर को पकड़ लेगा, तभी पकड़ पाएगा, अगर कम से भागेगा तो पकड़ ही नहीं पाएगा। पुलिसकर्मी द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, मतलब उसको पकड़ने तक, तो सबसे पहले देखिए कितने टाइम में पकड़ लेगा। आप कहोगे कि 500 मीटर की तो डिस्टेंस है, 500 मीटर की डिस्टेंस को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ क्या कि आधा किलोमीटर की डिस्टेंस है, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये किलोमीटर में बदल लिया मैंने, कहने का मतलब ये। अब मुझे डिस्टेंस जो स्पीड है उस बताइए, देखो ये भी इधर भागेगा, अगर तो पुलिस वाला भी तो इसके पीछे ही भागेगा सेम डायरेक्शन में, अगर पुलिस वाला इधर भागेगा दूसरी साइड तो पकड़ कैसे पाएगा, नहीं, तो सेम डायरेक्शन में भागेंगे, तो रिलेटिव निकालने के लिए क्या हो जाएगा, माइनस कर दूंगा तो 2 बन जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर टाइम आ रहा है वो कितना आ जाए आपके पास, 1/4, 1/4 क्या आ रहा है, ये घंटे आ रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको, तो 1/4 क्या आ रहा है आपके पास, घंटे। अभी 1/4 घंटे में आप क्या करेगा, वो जो पुलिस वाला है वो डिस्टेंस कितनी तय करेगा, देखो 12 की स्पीड से चलेगा 1/4 तक, तो कितनी कवर कर लेगा, देखो 12 की स्पीड से 1/4 घंटे तक चल रहा है, तो 4 या 12, तो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस उसको कवर करनी पड़ेगी उस चोर को पकड़ने के लिए। बात हुई क्लियर, तो ऐसे इस सवाल को करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपको बोला है कि 6 पुरुष और 2 महिलाएं और 4 लड़के हैं किसी काम को 77 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए सबका टाइम है वो सेम दे रखा है, तो टाइम को मल्टीप्लाई करो या ना करो सेम बात रहेगी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सबका काम बराबर कर लो कि 6m × 77, ठीक है, 6m × 77 इज इक्वल टू 2W, ठीक है, इंटू 77 इज इक्वल टू 4 बॉयज़ इंटू 77। अब देखिए 77 सब में कॉमन है, तो इसको तो हटा ही दो आप, क्या कर दो, हटा दो, तो हटा दो तो आप क्या कहोगे कि 6m बराबर 2W बराबर 4B। इतनी बात आपको समझ में आई, क्योंकि ये सबका बराबर मामला है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इनकी एफिशिएंसी निकालता हूँ। तो अब मुझे इनका एलसीएम बताइए जिससे मैं इसको डिवाइड कर सकूँ। आप कहोगे एलसीएम तो 12 है,
तो 12 से डिवाइड करो तो यहाँ पे आप क्यों कहोगे कि m/2 आ गया। W का क्या आ जाएगा, W/6 आ जाएगा। ऐसे ही बॉयज़ का क्या आ जाएगा, B/3 आ जाएगा। तो ये इनकी ओवरऑल हमने एफिशिएंसी निकाल ली है। और ये जो बटे में आती है ना, ये एक्चुअल में इनकी एफिशिएंसी ही है। ये 2, ये 6, ये 3। अब किसी भी एक को पकड़ लो आप, जैसे आपने इसको पकड़ लिया तो यहाँ से आप टोटल काम निकाल सकते हो। तो टोटल काम कैसे आ जाएगा, 6m × 77। तो आप कहोगे 6m, m की वैल्यू कितनी आ गई, 2, 77 इतना। तो ये आपके पास आ गया टोटल काम। इसको करना किस किस को है, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के को, सबको मिला के कराना है। 6, 3, 9 और 2, 11, 11 को काम कराना है, ठीक है। तो इससे डिवाइड कर देंगे। तो 11 से किया, 11, 7, 77, ठीक है। और 12, 7, 84, तो 84 डेज आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई। सबसे पहले आपको इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। एक आपके पास एक बैच है 30 स्टूडेंट का। इसमें बुद्धि परीक्षण लिया गया। उनमें से 20 ने औसतन 75 मार्क्स हैं वो प्राप्त किए। शेष छात्रों ने 87 मार्क्स प्राप्त किए। तो छात्रों के पूरे बैच का जो एवरेज है ये आपको बताना है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो मामला चल रहा है, ये 75 जो मार्क्स है ये कितने लोगों ने प्राप्त किए। आप कहोगे 20 लोगों ने प्राप्त किए। दूसरा 87 है वो कितने लोगों ने प्राप्त किए। आप कहोगे ये बाकी 10 लोग बच गए तो उन्होंने किए होंगे। तो ये 10 लोगों ने किए। ये मामला है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि मैं आपसे ये चीज़ पूछूं कि इसका ओवरऑल निकालना है तो आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड कर दोगे 30 का, तो सीधा आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। मिक्सर एलिगेशन भी लगा सकते हो, उससे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। तो अगर मैं एक और तरीका मैं आपसे बोलूँ कि इसका अपने 10 और ये 20 ये स्टूडेंट माने, इनको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ, रेशो ले लूँ तो 1:2। अब मैंने क्या कह रहा हूँ कि एक यहाँ पर क्या है, मतलब एक ग्रुप आपका 1 का है, एक 2 का। तो अब ये इतने ही मान लिए मैंने, तो इसमें कोई गड़बड़ है क्या, आप बताइए मुझे। आप कहोगे कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि आप इस तरीका सीख चुके हो। मैं कई बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में कि जब आप एवरेज ही कैलकुलेट कर रहे हो तो रेशो आप निकाल सकते हो, कुछ कॉमन टर्म को हटा सकते हो। हटा दिया हमने तो इसका रेशो आ गया। अब मैं कैलकुलेशन 1 और 2 पर ही करूँगा। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से किया आपको 150 और 1 से किया आपको 87। ऐड कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा 7 और 15 और 8 23, ठीक है। अभी टोटल कितना है आपके पास, आपको 3 स्टूडेंट है, 3 से डिवाइड कर दो इसको। 3 7 21, 2 और 3 9 27, तो 79, ठीक है। 79 ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पूरे बैच का एवरेज। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ में आया। तो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है कि 2 वर्ष के लिए 20% की ब्याज दर से ऋण पर ली गई किसी धनराशि से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है वो 80 रुपये है। धनराशि आपको बतानी है। तो 20% का मामला है, तो आप मुझे बताइए इसमें सक्सेसिव लगाइए, ठीक है। 20% प्लस 20% प्लस 20 × 20/100। तो जो CI होता है ना उसमें ये टर्म एक्स्ट्रा आती है। अगर नॉर्मल ऐसा ही निकालोगे तो उसमें कितना आ जाएगा, पहले साल भी 20%, दूसरे साल भी 20% और कुछ और आगे होता तो उसका भी 20% आ जाता। तो इसका तो 40% है केवल, लेकिन इसमें कितना आ रहा है आपको कि इसमें 44% आ रहा है, 44। तो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है आपको कि 4%। तो ये डिफरेंस कितना है इनका, 4% का, ठीक है। तो 4% की वैल्यू आपको दे रखी है। तो 80 जो वैल्यू है वो आपके पास कितने की है, 4% की। आपको निकालना है क्या, धनराशि। धनराशि कितनी होती है, 100%, ये निकालना है। तो 4 दूनी 8, 20 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2000, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आपसे क्या बोला है इसमें। एक रिटेलर है जो ऑफर करता है, ये अलग अलग तरीके की स्कीम देता है। 3 स्कीम है उसके पास, ठीक है। अच्छा सवाल है, समझिए। 15% की 2 क्रमिक छूट देता है, ठीक है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 15% के। पहले सवाल पूरा पढ़ लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको। 12% और 18% की 2 क्रमिक छूटें देता है। आगे देखिए, 7 वस्तुएं खरीदें और 3 निःशुल्क प्राप्त करें। एक ये अलग ऑफर है तीसरा। तो तीनों ऑफरों में आपको देखना है कि ग्राहक के लिए कौन सी योजना है वो सर्वाधिक लाभदायक होगी। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझने की है, वो ये है कि आपसे पूछा क्या है सवाल में। आपसे पूछा है ग्राहक के लिए,
अगर सवाल में ऐसे पूछता कि दुकानदार के लिए, ठीक है, कि विक्रेता के लिए, अगर विक्रेता के लिए पूछता ना तो सवाल बिल्कुल अलग हो जाता, फिर आपका जो आंसर आ रहा है वो आंसर नहीं होता, उसका जस्ट अपोजिट आंसर होता। क्योंकि दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। जो ग्राहक को फ़ायदा होगा उसमें तो विक्रेता जो बेच रहा है उसका नुकसान है एक तरीके से। तो ओवरऑल दोनों का फ़ायदा, मतलब उसका फ़ायदा, जैसे कि जो खरीद रहा है, ठीक है, जो आपके पास उस चीज़ को यूज करेगा, जो ग्राहक है, उसको फ़ायदा कब होगा, जब उसके पास कम से कम में आए वस्तु, ठीक है, सस्ती से सस्ती वस्तु उसको मिले तो उसका फ़ायदा हो जाएगा ग्राहक का। तो कहने का मतलब क्या है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिलनी चाहिए उस वस्तु पर, ठीक है। तो ये तो ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। लेकिन अगर हम बात करें विक्रेता के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो विक्रेता के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रहेगा केस कि उसमें वो कम से कम छूट दे। तो ये दोनों केस है, इन दोनों को आपको समझना है यहाँ पर। तो उसी हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करनी है। तो यहाँ पे तो आपसे पूछा ग्राहक के लिए, तो आप क्या कहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको छूट मिलना चाहिए। तो पहले वाले केस में मैंने सक्सेसिव लगाया, आप कहोगे कि 15 + 15 और छूट है तो आप माइनस आ जाएगा 15 × 15 बटे 100। ये पहला वाला केस हो गया। दूसरा वाला केस देखिए, 12 और 15, 12 और 18, 12 + 18 माइनस 12 × 18 बटे 100, ठीक है। तीसरा वाला केस देखिए, अभी यहाँ पे देखिए ये 30 हो रहा है और 30 में से कुछ टर्म एक्स्ट्रा है जो माइनस हो जा रही है, तो ये वैल्यू ओवरऑल कितनी आ रही है, छूट है वो 30 से कम आएगी पहले वाले केस से। दूसरे वाले से देखिए 30 है और 30 में से भी ये वाली छूट है वो माइनस हो जा रही है, तो 30 से ये भी कम आने वाली है। तो ये बात तो समझ में आ गई। कैलकुलेट भी नहीं करो, आप कैलकुलेट करना चाहो कर लो, लेकिन आप कैलकुलेट भी नहीं कर रहे तो आपसे सीधा बता भी पा रहे हो यहाँ पे कि ये 30 से तो कम रहने वाली है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब आगे देखिए इस वाले तीसरे वाले केस को देख लो कि 7 वस्तुएं खरीदें और 3 निःशुल्क प्राप्त करें। तो ये वाले केस में देखिए क्या हो रहा है कि जो बेच रहा है, जो विक्रेता है, ठीक है, उसके पास, दुकानदार के पास से वस्तुएं कितनी जा रही हैं, आप कहोगे कि 7 तो दे ही रहा है, उसके साथ 3 फ्री भी दे रहा है, तो ओवरऑल 10 वस्तुएं जा रही हैं। तो फ्री कितनी दे रहा है, आपको कि 3 दे रहा है। ये बात समझ में आई कि 3/10 है ना, यही डिस्काउंट है। अब ये देखो डिस्काउंट देने का एक थोड़ा सा अलग तरीका है। उसने डायरेक्ट नहीं बोला कि इतने का डिस्काउंट दे दिया 30% का, नहीं, उसने ऐसा बोल दिया कि 7 वस्तुएं खरीदिए, 3 निःशुल्क प्राप्त कीजिए। तो बात क्या है समझने की, देखो उसके पास से तो 10 वस्तुएं गई हैं, ठीक है। ये सवाल ही पूछा गया आपसे प्रीवियस में कि डिस्काउंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, उसके पास से तो कितनी वस्तुएं गई हैं, 10 वस्तुएं गई हैं, लेकिन कितनी वस्तुओं का उसने पैसे लिया ही नहीं है, 3 वस्तुओं का नहीं लिया, ठीक है। तो 3/10, तो ये ओवरऑल डिस्काउंट ही है, अलग तरीके से दिया है। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना, 30%। अब देखो ऊपर वाले 2 केस में मैंने बताया था कि जो डिस्काउंट है वो 30% से कम है, और यहाँ पे डिस्काउंट है वो 30% है पूरा पूरा। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, तीसरे वाले केस में मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो ग्राहक को फ़ायदा होगा वो तीसरे वाले केस से होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ये वाला हो जाएगा बी, ठीक है, ओनली सी, ये इसका करेक्ट होगा। बात समझ में आई किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, समझ में आ गया ना। और ये वाला जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, 7 वस्तुएं खरीदे हैं, 3 निःशुल्क प्राप्त करें, ये एज इट इज़ एक क्वेश्चन बना के अलग से भी पूछा गया है, ठीक है। जैसे सवाल में दे रखा था आपको कि 8 वस्तुएं खरीदें और 2 वस्तुएं फ्री प्राप्त करें, तो आप मुझे बताइए उसके पास से कितनी वस्तुएं चली गई, आप कहोगे उसके पास से तो 10 वस्तुएं चली गई, कितनी उसने फ्री में मिली हैं उसको, आप कहोगे 2 मिली हैं, तो 2/10 मतलब 1/5, 1/5 मतलब 20%, तो 20% का उसका डिस्काउंट है। तो इस तरीके से अलग तरीके से देना है, बाकी सवाल वही है, ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका आज की क्लास का लास्ट सवाल है। देखिए इसमें क्या करना है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो क्रम से इतने इतने परसेंट की वृद्धि की जाती है, 15 और 20% की। आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि बतानी है। 2 तरीके से सोच सकते हो, पहला कि बेसिक से कि 100 से वस्तु जो उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी है 115 हो जाती है, दूसरा 100 से कितनी हो जाती है, आपको 120 हो जाती है। मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों का इधर भी और ओवरऑल बता दो कि कितनी बढ़ी है, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, सेकंड तरीका ये हो जाएगा कि आप ए बी रूल लगा लो कि पहली वृद्धि 15 की है, दूसरी वृद्धि 20 की है, और फिर सक्सेसफुल लगा लो 15 × 20/100। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, यहाँ से कितना आ रहा है आपको, यहाँ से 35 बन रहा है, ठीक है, और यहाँ से कितना बन रहा है 15 दूना 30, 300/100, तो ये +3, तो ओवरऑल कितना आ रहा है 38, तो 38 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है ए बी रूल, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा।
बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये आपके यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस होते हैं आज की क्लास के। कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इससे पहले की रिवीजन वाली क्लासेस चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो सभी आप चेक कर सकते हो। सभी क्लासेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच।